काफिर चैप्टर 5। इस नावल को मिस्टर राजेश ग्रेवाल पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब होने के कारण अब इस नावल को मैं कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं काफिर का चैप्टर 5। बोलो लड्डू गोपालों, क्या कहते हो? रीमा के चेहरे पर अभी भी वही सदाबहार मुस्कुराहट नृत्य कर रही थी। आपको इसी घड़ी हमारे साथ हमारे घर चलना होगा। कुलप्रीत के शब्दों में धमकी की झलक थी। लेकिन इस समय, तनिक हिचकिचाई रीमा, और सड़क पर पालथी मारकर बैठ गया कुलप्रीत। कमलप्रीत ने भी उसी का अनुसरण किया। बैठते ही दोनों ने एक ही सुर में हाँक लगानी शुरू कर दी। पत्थर दिल रीमा जी, कुलप्रीत चिल्लाया, हमारी मांगें पूरी करो। कमलप्रीत ने टुकड़ा जोड़ा। हंसी रीमा, वो भी उन्मुक्त भाव से। हंसते हुए हथियार भी डाल दिए। चलो प्यारो, अब तो चलना ही पड़ेगा। घर क्या, जहाँ चाहो वहाँ ले चलो। अब दोबारा कभी लखनऊ आने का चांस पड़ा तो सीधा तुम्हारे घर में ही डेरा जमाऊंगी। कम से कम होटल का बिल तो बचेगा। सुनकर खुशी से उछली तो पड़े दोनों। कुलप्रीत ने तो बकायदा नारा लगाया, रीमा भारती अमर रहें। अबे घोंचू, रीमा जी जीवित हैं। अमर रहे का नारा स्वर्गवासियों के लिए, शहीदों के लिए लगाया जाता है। मेरे साथ बोल, रीमा जी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कितना अपनापन था दोनों के अंदर। महसूस कर रीमा को अपने अंदर ही अंदर पिघलता हुआ महसूस हुआ। उस समय तनुक भावुक होती रीमा भूल चुकी थी कि वह दुनिया की सबसे खतरनाक स्पाई है। फिर रीमा की कार में उसके साथ कुलप्रीत बैठा। कमलप्रीत ने वैगन आर की ड्राइविंग सीट संभाली। तत्पश्चात दोनों कारें आगे पीछे दौड़ने लगी। कुछ ही देर बाद वे दोनों कारें कानपुर रोड पर एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी एलडीए कॉलोनी में स्थित पपिंदर जुनेजा के मकान के सामने आकर रुकी। पहले जेन ने पहले जेन से कुलप्रीत ही उतरा। कॉल बेल बजाई तो तत्काल ही दरवाजे खुले। उसकी मम्मी श्रीमती इंद्रजीत कौर नमूदार हुई। अगले ही पल जब उन्होंने गेट खोला तो सामने रीमा भारती को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। कुछ ऐसे ही पल भर तक उनके मुंह से बोल ही नहीं फूटे, और जब रीमा ने उन्हें नमस्ते की तो पल भर की नींद से जागते हुए उन्होंने रीमा को गले से लगा लिया। पहचान लिया आपने आंटी? उनके सीने से लगी रीमा ने कहा। मैंने तो सोचा था कि बताना पड़ेगा। अच्छा, बनावटी आंखें निकाली इंद्रजीत कौर ने। क्या शक्ल से इतनी भुलक्कड़ लगती हूँ मैं, जो ऐसा कह रही हो? भाई तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं? तुम्हारे ही कारण आज हमारा सारा परिवार खुशहाल है, वरना तो बस बस रहने दीजिए आंटी। मैं कौन होती हूँ किसी के लिए कुछ करने वाली? जो करता है ऊपर वाला करता है। चलो ऐसे ही सही बेटी, आओ अंदर। तुम्हारे अंकल बहुत खुश होंगे तुम्हें देखकर। और वाकई उसको सामने देखकर पपिंदर जुनेजा बहुत ही खुश हुए। गले लगाने के बाद अपने साथी सोफे पर बैठा लिया। यहाँ पाठकों की सुविधा के लिए यह बताना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि पपिंदर जुनेजा एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर थे, और अभी हाल ही में वह कुछ बदमाशों के चक्कर में फंसकर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। उनकी पत्नी इंद्रजीत को भी बदमाशों ने अपहृत कर लिया था। टेरा टोरा कबीले के देवता के हीरे का चक्कर था। रेगुलर पाठकों ने वह किस्सा लेखक की लिखी किसका कत्ल करूँ नामक कहानी में पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा, लेखक का प्रकाशित हो चुका उपन्यास किसका कत्ल करूँ लेकर पढ़ें। आगे कुछ देर तक पपिंदर जुनेजा और रीमा भारती आपस में बातें करते रहे। बातें तानसी को लेकर ही थी। उस बीच इंद्रजीत कौर रसोई में ही लगी रही। कुछ देर बाद वह ढेर सारे नाश्ते के साथ ड्राइंग रूम में हाजिर हुई। बड़ी सी ट्रे में आधा दर्जन प्लेटें थीं। काजू, नमकीन, बिस्कुट, उबले अंडे, बटर स्लाइस व बादाम थे उन प्लेटों में। ये क्या आंटी? इतना नाश्ता देखकर रीमा ने कुछ कहना चाहा कि तभी इंद्रजीत कौर ने यह कहकर उसका मुंह बंद कर दिया कि यह है ही क्या, मात्र नाश्ता ही तो है। दूसरे फेर में वह चाय लेकर आई। उसके बाद नाश्ता शुरू हुआ। नाश्ते के दौरान हल्की फुल्की बातें होती रही उनके बीच। नाश्ते की समाप्ति के बाद भूपेंद्र जुनेजा ने रीमा भारती की ओर देखा। कहा, हाँ तो रीमा बेटी, अब तुम बोलो, रात का क्या प्रोग्राम है? मतलब? भाई मेरा पूछने का मतलब यह है कि रात के खाने में क्या बनवाऊँ? अब इतना हैवी नाश्ता करने के बाद अंकल, खाने की कहाँ गुंजाइश ही नहीं रहती। मुझे तो आप माफ़ी करें। ऐसा कैसे हो सकता है रीमा जी? रीमा की बात समाप्त होते ही कमलप्रीत बोल उठा। रात का खाना तो आपने खाना ही है, वो भी हमारे यहाँ हमारे साथ। लेकिन यार, कर तो लिया मैंने नाश्ता। नाश्ते को भूल जाइए रीमा जी, इस बार कुलप्रीत की वाणी मुखर हुई। खाना तो खाना होगा आपको हमारे साथ, वरना हम गांधीगिरी पर उतर आएंगे। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुलप्रीत। रीमा हंसी थी। हंसते हुए ही बोली, मैं पहले ही सरेंडर करती हूँ। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। भूपेंद्र जुनेजा सोफे से उठते हुए बोले, कुलप्रीत, तुम मम्मी के साथ मिलकर खाने की तैयारी करवाओ, मैं अभी जाकर आता हूँ। पर आप जा कहाँ रहे हैं? इंद्रजीत ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा। बस सामने अनूप जी के यहाँ था, उनसे कहकर कल की सीट बुक करवानी है। कहाँ की? पत्नी के चेहरे पर हैरानी थी।
भाई कल बिहार जा रहा हूँ, मेज़ और सोफे के बीच स्पेस बनाकर उससे बाहर निकलते हुए कहा था पपिंदर जुनेजा ने। बिहार? पत्नी के माथे पर बल पड़ते चले गए। लेकिन क्यों? बिहार में क्या रखा है? देखो डॉली की मम्मी, तुम तो जानती हो कि इन दिनों मैं भूत प्रेतों पर एक किताब लिख रहा हूँ। और टीवी में तो तुम भी देख रही हो, पिछले 2 दिनों से बिहार के एक गाँव में हैरत अंगेज प्रेत घटनाएं घट रही हैं, इसलिए। सुनकर कान खड़े हो गए रीमा के। साथ ही दिलचस्पी भी जागी पूरी बात जानने की। तब बोलना ही पड़ा उसे। 1 मिनट अंकल, प्लीज़ बैठिए आप। मेहमान का आग्रह था, कैसे टाला जा सकता था। बैठ गए पपिंदर जुनेजा, एक बार फिर से अपने छोड़े स्थान पर। चेहरे पर सवालिया निशान सजाते हुए रीमा की ओर देखा। अंकल, आपने अभी चर्चा की कि बिहार के किसी गांव में पिछले 2 दिनों से हैरत अंगेज घटनाएं घटित हो रही हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह की घटनाएं घटित होने की खबर है आपके पास। इसका मतलब तुम ना तो अखबार पढ़ती हो और ना ही टीवी में न्यूज़ सुनती देखती हो। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है अंकल। इन दिनों तो अखबार पढ़ने का मौका, ना ही टीवी में न्यूज़ देखने का, इसलिए आपके मुंह से सुनना व जानना चाहती हूँ। तब पपिंदर जुनेजा ने संक्षेप में मेघवल मठिया नामक गांव में पिछले 2 दिनों से चल रही प्रेत लीलाओं के बारे में रीमा को बता दिया। उनकी पूरी बात सुनने के बाद एकाएक बहुत ही गंभीर हो उठी वह, साथ ही किसी सोच में भी पड़ गई। चौंकी वह तब जब पपिंदर जुनेजा ने उसे पुकारा। क्यों? किस सोच में पड़ गई तुम? किसी सोच में नहीं पड़ी। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि बिहार जाकर करेंगे क्या आप? भाई जाहिर सी बात है, मैं उस गांव में जाकर उन लोगों से मिलूंगा जिन्होंने वह प्रेत लीला अपनी आंखों से देखी है। तो मैं बता ही चुका हूँ कि भूत प्रेतों पर किताब लिख रहा हूँ। मैं आजकल चाहता हूँ कि उस किताब में कुछ आंखों देखी घटनाओं का भी जिक्र करूँ। अजी, रहने ही दीजिएगा आप किताब विताब लिखने को। पत्नी ने नाक बहुत से कुड़कर कहा। पहले एक लिखी थी, क्या नाम था? जंगल की दुनिया, रीमा ने बताया। हाँ पतिदेव जी, जंगल की दुनिया लिखी तो जंगल में आप पर, मुझ पर वो मुसीबतें टूटी कि तौबा तौबा। अरे भगवान, वो एक इत्तेफाक था। और साथ ही हर बार ऐसा थोड़ा ही होता है कोई आपके साथ होता है। पत्नी भी मानो अपनी मनवाने पर उतर आई थी। जोर देते हुए बोली, हो सकता है। आप रहने दीजिए प्रेत लीला के चक्कर में पड़ने को। प्रेतों को भनक लग गई कि आप उनकी कहानी लिख रहे हैं तो अपने साथ घसीट ले जाएंगे। आंटी, रीमा भी अब तक मज़ा लेने के मूड में आ चुकी थी, अतः मिसेस जुनेजा को उकसाने के लिए बोली, तो क्या जंगल की दुनिया से पहले भी अंकल ने कोई कहानी लिखी थी? और उस कहानी की वजह से भी अंकल को किसी मुसीबत से दो चार रोना पड़ा था? बिल्कुल, श्रीमती जुनेजा ने ठोस लहजे में कहा। ये तुम कहाँ की हाँक रही हो भगवान? सुनकर हवा उठे पपिंदर जुनेजा। जंगल की दुनिया से पहले मैंने कौन सी कहानी लिखी है? लिखी है आपने? पपिंदर जुनेजा अवाक। पत्नी ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही है? कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था उनके। जबकि रीमा के होठ मुस्कुरा रहे थे, मज़ा आ रहा था उसे पति पत्नी की उस नोकझोंक में। तो उसने और हवा दी। तो कौन सी कहानी है जो अंकल ने लिखी है और मेरे सामने बताने में झिझक रहे हैं? सुनो मैं बताती हूँ। श्रीमती जुनेजा ने रीमा को आँख से एक गुप्त इशारा किया। ज़रूर आंटी। सैंडल उतारकर सोफे पर पालथी मार ली रीमा ने। साथ ही होठों की मुस्कान भी गहरी हो गई थी। सुनाइए। कुलप्रीत और कमलप्रीत ने भी देख लिया था उन्हें रीमा को शरारत भरा इशारा करते हुए। सो मनी मन वो भी मुस्कुराने लगे थे। आज से 7 साल पहले इन्होंने एक और किताब लिखी थी, श्रीमती जुनेजा ने कहना शुरू किया। और जब इनकी लिखी उस किताब की चर्चा लोगों में हुई तो जानती हो क्या हुआ रीमा बेटी? क्या हुआ आंटी? इन्हें पागल खाने वाले पकड़ कर ले गए। क्या बकती हो तुम? भग से उड़कर रह गया पपिंदर जुनेजा का दिमाग। जबकि रीमा ने पूरा पूरा मज़ा लेते हुए कहा, लेकिन क्यों आंटी? अंकल ने किताब लिखी और इन्हें पागल खाने वाले पकड़ कर ले गए, ऐसा क्यों? तब मैं भी हैरान थी। तुरंत ही पागल खाने पहुंची। उस समय हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पागलों का डॉक्टर पागल खाने में मौजूद था। डॉक्टर को पूरी बात बताई तो वह भी हैरान हुआ। मुझे लेकर उस कमरे में पहुंचा जहाँ इन्हें रखा गया था। सामना होने पर डॉक्टर ने इनसे पूछा, क्यों भाई जुनेजा साहब, किताब लिखना तो अच्छी बात है, कोई बुद्धिजीवी ही लिख सकता है, ये पागल खाने वाले आपको क्यों पकड़ लाए? इस पर मेरे पति देव ने बड़ी मासूमियत से कहा, मुझे क्या पता, ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए जो मुझे यहाँ पकड़ कर लाए हैं। इस पर डॉक्टर ने कहा, ज़रूर जुनेजा साहब, ज़रूर पूछूंगा मैं उनसे। अच्छा आप बताइए, आपने लिखा क्या था किताब में? जवाब में मेरे पति देव ने पतलून में खौंस रखी ये मोटी। श्रीमती जुनेजा ने हाथ के इशारे से किताब की मोटाई का अंदाज़ा बयान किया। साथ ही बोली। किताब निकालकर डॉक्टर के सामने करते हुए कहा, लीजिए डॉक्टर साहब, आप खुद ही देख लीजिए मैंने क्या लिखा है। डॉक्टर ने किताब पढ़ी। पहला पन्ना खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, घोड़े पर सवार होकर वह वीर पुरुष मैदान जंग के लिए चला। किताब की शुरुआत सनसनीखेज थी। डॉक्टर तारीफ किए बिना ना रह सका। वाह जुनेजा साहब, क्या शुरुआत है। पढ़ने का टाइम नहीं है, नहीं तो पूरी पढ़ता। खैर, आखिरी में देखता हूँ। डॉक्टर ने आखिरी पेज खोला, उसमें लिखा था, वो वीर पुरुष मैदान जंग में पहुंच गया। पढ़कर डॉक्टर हैरान। 600 पृष्ठों की किताब और पहले पेज में कहानी
बताती है कि एक वीर पुरुष मैदानी जंग के लिए घोड़े पर सवार होकर निकला। अंतिम पेज बताता है कि वह वीर पुरुष मैदानी जंग में पहुंच गया। तो बीच के 598 पेजों में तो ज़बरदस्त थ्रिल होना चाहिए, ज़बरदस्त घटनाएं होंगी। डॉक्टर बड़बड़ा उठा। लाओ भाई, बीच के एक आध पेज पर भी नज़र डालूं। और उसके बाद डॉक्टर ने जो एक के बाद एक करके पन्ने पलटने शुरू किए तो कुछ देर पन्ने ही पलटता रहा। बाद में डॉक्टर ने किताब मेरे हाथ में दी और मेरे पतिदेव की ओर देखते हुए बोला, महाशय, यह आपके लिए सही जगह है। पागल खाने वालों ने कतई कुछ गलत नहीं किया। इसके बाद डॉक्टर चला गया। मैं हतप्रभ। मैंने भी किताब के पन्ने पलटने शुरू किए और कुछ पन्ने पलटने के बाद किताब वहीं रखकर भाग गई। लेकिन आंटी, रीमा के लहजे में गहरी उत्सुकता थी। बीच के पन्नों में था क्या? श्रीमती जुनेजा ने अपने पति की ओर देखा, जो कि होंठों के बीचे उसे ही घूर रहे थे। श्रीमती जुनेजा पति के घूरने पर तनिक झिझकी, लेकिन बात उन्होंने फिर भी पूरी की। किताब के पहले पेज में था, वीर घुड़सवार मैदान जंग के लिए निकला। बीच में दूसरे पेज से लेकर 599 पेजों पर लिखा हुआ था, टप टपा टप टप। और अंत के 600वें पन्ने पर उन्होंने इस घुड़सवार को मैदान जंग में पहुंचते दिखाया था। सुनकर बेसाख्ता हंस पड़ी रीमा भारती, और कुछ देर तक हंसती रही। उसके साथ साथ श्रीमती जुनेजा, कुलप्रीत तथा कमलप्रीत भी कुछ देर तक हंसते रहे, जबकि पपिंदर जुनेजा कुछ देर तक तो सख्त मुख मुद्रा बनाए बैठे रहे। बाद में वे भी पत्नी के उस जोक पर दिल खोलकर हंसे। वाह आंटी, अपनी हंसी पर काबू पाते हुए रीमा ने कहा, मुझे नहीं पता था कि अंकल इतना बढ़िया थ्रिलर लिखते हैं। इसलिए तो पतिदेव से कह रही हूँ। पत्नी के चेहरे पर अब भी शरारत थी। यह भूत प्रेत का ख्याल दिमाग से निकाल दो, थ्रिलर पर ही ध्यान दो, नाम कमा लोगे जल्दी। ज़रूर श्रीमती जी, आपकी सलाह पर गौर करूँगा मैं। लेकिन अब जो भूत प्रेतों पर लिखना शुरू कर ही चुका हूँ तो इसे पूरा कर लेने दो। और अब मुझे 10 मिनट की इजाज़त दो, जाकर बिहार का टिकट पक्का कराया हूँ। एक नहीं अंकल, दो। पपिंदर जुनेजा को उठते देख रीमा बोल उठी, दो सीट बुक कराइए आप। दूसरी किसके लिए भाई? पपिंदर जुनेजा ने अपनी उलझन भरी नज़रें रीमा के चेहरे पर टिका दी। मैं भी आपके साथ बिहार चलूँगी। लेकिन तुम क्यों? चेहरे पर उलझन और गहराई थी पपिंदर जुनेजा के। अंकल, आप भूत प्रेतों के किस्से सुनकर उन पर लेख लिखना बेहद सरल था। रीमा का लहजा। और मैं कोशिश करूंगी भूत प्रेतों पर काबू पाने की। करोगी क्या? मिसेस जुनेजा के चेहरे पर हैरत के भाव थे। वह रीमा को ऐसे अंदाज में देख रही थी कि मानो कुछ ही देर में रीमा बदल गई हो। पहले वाली रीमा के स्थान पर बैठी दूसरी रीमा किसी अन्य ग्रह से आई रीमा थी। उन्होंने हकलाते हुए अपनी बात पूरी की। तुम भूत प्रेतों को काबू करके? आंटी, दरअसल मेरा धंधा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। रीमा के चेहरे पर मासूमियत थी कहते समय। कभी कोई अपराधी बहुत ही चालाक होता है, कमबख्त खूब चकाता है मुझे, और मेरा चीफ फटकार लगाता है कि जैसे भी हो जल्दी गिरफ्तार करो अपराधी को। अब आप तानसी वाला मामला ले लें। पाजी पता नहीं कौन से बिल में छुपा है, और मेरा चीफ चाहता है कि मैं हिंदुस्तान के एक एक बिल, वो चाहे चूहों का बिल हो या सांप छछुंदर के, सब में हाथ डाल डाल कर तानसी को तलाश करूं। अब आप ही बताओ आंटी, क्या ये संभव है? नहीं, पर बात तो भूत प्रेतों की हो रही। वहीं आ रही थी मैं। दरअसल अभी अभी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं दो चार भूत प्रेतों को काबू करके किसी दिए या मोमबत्ती में कैद कर लूं, जैसे अलादीन के चिराग में जिन कैद था। बस मेरी सभी समस्याएं हल। अपने फ्लैट से निकलने की ज़रूरत ही नहीं होगी मुझे। जिस्म सोफे पर और पैर सामने सेंटर टेबल पर। चीफ का फ़ोन आते ही मोमबत्ती घिसकर भूत प्रेतों को पकड़ कर ऑर्डर दनादन दूंगी, जाओ शमशान के प्रेतों, जाकर फलां को पकड़ लाओ। फिर अपराधी चाहे चूहे के बिल में छुपें या चींटी के, प्रेतों ने निकाल ही लाना। ऐसे में मेरा चीफ खुश और मुफ्त की तनख्वाह का मैं मज़ा करूंगी। वाह, बहुत खूब रीमा बेटी, ठहाका लगाया भूपिंदर जुनेजा ने। ये जोक मेरी पत्नी के जोक पर भारी पड़ रहा है। लेकिन अंकल, मैं सीरियस हूँ, बिलीव मी। प्लीज़ दो ही टिकट करवाना बिहार की, चलना मैंने भी है। तब भूपिंदर जुनेजा ने उसे गहरी नज़रों से देखा। स्लेट की तरह साफ चेहरे पर कुछ नज़र नहीं आया तो गहरी सांस लेते हुए वो कहा, ओके, मुझे क्या, दो टिकट करवा लेता हूँ, कहा और ड्राइंग रूम से बाहर निकल गए। पीछे बचे लोगों के बीच एक बार फिर से हंसी मजाक होने लगा। चुटकुलों का नंबर लगाया गया। बारी बारी चुटकुले हुए और हर चुटकुले पर हंसी के फवारे भी छूटे। आधा घंटे बाद भूपिंदर जुनेजा ने लौट कर रीमा भारती को बताया कि टिकटें कन्फर्म हो गई हैं। सुबह 10 बजे की फ़्लाइट है, जो कि बेतिया हवाई अड्डे के लिए है। आगे वहाँ से मेघवल मठिया के लिए टैक्सी करनी होगी। फिर रात खाने का दौर चला। खाने में काली मिर्च और दही वाला चिकन, बटर चिकन, लौकी का रायता, पीटर स्कॉट की बोतल व तंदूरी रोटियों का इंतज़ाम था। सब कुछ घर में ही मिसेस जुनेजा ने ही तैयार किया था। खाने के दौरान रीमा ने दसियों बार खाने की तारीफ़ की। खाना खाने के उपरांत वह इजाज़त लेकर तथा साथ में पपिंदर जुनेजा से ये कहकर कि कल सुबह 8:30 बजे उन्हें वह अमौसी एयरपोर्ट पर मिलेगी, वहाँ से होटल के लिए रुखसत हुई। हालांकि कुलप्रीत ने कहा कि रात वह वहीं रुक जाए, लेकिन वह नहीं मानी थी।
ये तो बहुत ही चिंता वाली खबर है। अनिल कोयरी के चेहरे पर नज़र टिकाते हुए राजेंद्र अडवाणी ने गंभीर लहजे में कहा, इस तरह तो कंपनी का प्रोजेक्ट रुक जाएगा। यस सर। अनिल कोयरी भी गंभीर ही था उस समय। और यदि ऐसा हुआ तो इसका जिम्मेदार एक ही शख्स होगा, वह कालिया काशी चौधरी। पता नहीं कैसी कैसी पट्टी पढ़ा रहा था वो रात पंचायत में। पूरे का पूरा गांव उसी के हाँ में हाँ मिला रहा था। सभी कह रहे थे कि उस टावर को गांव में नहीं लगने देंगे। ये तो रहने ही दो अनिल। एकाएक राजेंद्र अडवाणी का लहजा रेगमाल पेपर की तरह खुरदरा उठा था। ये किसी काशी चौधरी के बाप का राज नहीं है कि वही होगा जो वह चाहेगा। कंपनी ताकतवर है, हम कानून की मदद लेंगे। पुलिस की देखरेख में खुदाई का कार्य शुरू करवाया जाएगा। पुलिस क्या करेगी इंजीनियर बाबू? उसी समय गेस्ट हाउस की बैठक में आबनूसी रंगत वाले शख्स के कदम पड़े थे, जिसका नाम काशी चौधरी था। पुलिस के कि अब कुछ नहीं होगा साहब, उसने अपने सड़े गले दांत चमकाते हुए कहा। अब तो काशी चौधरी ही चाहेगा तो खुदाई का काम शुरू होगा, नहीं चाहेगा तो वहाँ मिट्टी का एक कतरा भी कोई माई का लाल नहीं खोद सकेगा। अपनी बात पूरी करने तक वह उनके सामने खाली पड़े एक सिंगल सोफे पर अपना अधिकार जमा चुका था। रहने दो चौधरी। अनिल के चेहरे पर गहरी वितृष्णा के भाव थे। तुमने सर की बात नहीं सुनी शायद। खुदाई शुरू कराने के लिए कानून की मदद ली जाएगी। पुलिस की मौजूदगी में काम शुरू होगा। तब तो तुम्हारी नहीं चलेगी ना? तब भी चलेगी। काशी चौधरी के भद्दे होठों पर बहुत ही कमीनगी भरी मुस्कान थी। यही बताने हाजिर हुआ हूँ मैं। तो तुम, चेचक भरे काले भयावह चेहरे को घूरते हुए अडवाणी ने कहा, सोच रहे हो कि पुलिस की मौजूदगी में तुम अपनी चला लोगे? लेकिन ये गलत फहमी है तुम्हारी। निकाल दो इसे अपने जहन से। तुम कानून से बड़ी तोप नहीं हो सकते। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ इंजीनियर साहब कि मैं कानून से बड़ी तोप हूँ। भद्दे होठों पर कथक कर रही मुस्कान की कमीनगी में ढेर सारा इजाफा हुआ। कानून के सामने ना तो मेरी ही कोई भी सहायता, ना आपकी और ना आपकी कंपनी की। मतलब? कोर्ट में अपील की जा चुकी है कि सैकड़ों लोगों की जान को खतरे के मद्देनज़र रखते हुए खुदाई का काम कानूनी तौर पर कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए। कोर्ट से कंपनी को और आपको जल्दी नोटिस भेजा जाएगा। अडवाणी ने असहाय भाव से अनिल की ओर देखा। इस बीच काशी चौधरी ने बीड़ी का बंडल और माचिस निकालकर हाथ में ले ली थी। साहब अगर इजाज़त दे तो। बंडल से बीड़ी खींचते हुए उसने कहा, यहाँ दो चार सुट्टे मार लूँ बीड़ी के? पी लो। धन्यवाद। बीड़ी जलाकर उसका कश लेने के साथ बहुत ही इत्मीनान से मुंह से धुएं के छल्ले बना बनाकर निकालने लगा काशी चौधरी। ये सब तुम क्यों कर रहे हो? अडवाणी की नज़रों उसी पर थी। साहब, हड़बड़ा उठा काशी चौधरी, आपसे पूछ कर ही तो बीड़ी सुलगाई थी मैंने। आप कहते हैं तो अभी। मैं बीड़ी की बात नहीं कर रहा चौधरी। बेहद गंभीर था अडवाणी। खुदाई का काम रुकवाने से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं। मुझे क्या फ़ायदा होना? कहने के साथ ही बीड़ी का गहरा कश लगाया काशी चौधरी ने। फिर रात में पंचायत और उसके बाद कोर्ट से काम रुकवाने की अपील, इससे क्या भला होना है तुम्हारा? जवाब में हो करके हंसा काशी चौधरी। जी भर के हंसने के बाद एस्ट्रे में बीड़ी मसलने के बाद बोला, इंजीनियर बाबू, बहुत दिनों बाद मौका मिला है अपनी नेतागिरी को चमकाने का। आप समझदार हैं, जानते ही होंगे। जब किसी नेता की नेतागिरी चमकती है तो जेबों का वजन भी बढ़ता है। अपनी बात स्पष्ट करो चौधरी। अडवाणी का लहजा शुष्क था। साहब, आपकी कंपनी का करोड़ों का प्रोजेक्ट था जो घपले में पड़ गया। कोर्ट कचहरी में तो सालों लग जाएंगे। आपकी कंपनी के हक में फैसला होगा तो हमें स्टे मिल जाएगा। वर्षों लग जाएंगे बात नहीं बनने की। 80 लाख से ऊपर की ही खरीदी है कंपनी ने। लिखा पढ़ी मिलाकर करोड़ से ऊपर चली गई है। भूत प्रेत का ऐसा चक्कर चला है कि कंपनी उसे बेचना भी चाहेगी तो किसी ने चार आने नहीं देने। कौन खरीदेगा ऐसी ज़मीन? क्यों इंजीनियर साहब? मैले दांत चमकाते हुए काशी चौधरी ने अडवाणी की ओर देखा। अब चौधरी काफ़ी खिन्न दिखा था। उस समय अनिल कोयरी वो बात भी कह चुकी वो बात भी कह चुका जिसके लिए इतनी लंबी भूमिका बांधी है तुमने। तुझे ज़्यादा जल्दी है कोयरी, क्यों? उसे आगने नेत्रों ने घूरा काशी चौधरी ने। सब पकाकर परे देखने लगा था अनिल कोयरी। कुछ देर के लिए सन्नाटे का प्रभाव रहा उस बैठक में। तीनों ही चुप रहे। लेकिन चुप्पी आखिर पहले काशी चौधरी को ही अखरी अखरी पहले काशी चौधरी को ही अजीब सा सवाल किया उसने राजेंद्र अडवाणी से। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था इंजीनियर बाबू? चौधरी, तो तुम, जवाब अनिल ने दिया। कह रहे थे कि उस ज़मीन को कोई चार आने में भी नहीं खरीदेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा था मैंने। खाली ज़मीन, ज़मीन पर ही मोबाइल कंपनी को करोड़ों का चूना लगना तय है। श्रीमान काशी चौधरी जी, अडवाणी ने अपना एक एक शब्द चबाते हुए कहा, ईश्वर की कृपा से मेरी मैथ आपसे बहुत आगे है। काम बंद होने जाने की सूरत में हमारी कंपनी को कितना फटका लगना है, यह अंदाज़ा आपसे बेहतर लगा सकता हूँ मैं। आपके पास समस्या का हल हो तो बताएं। बराए मेहरबानी कि उसे सामने रखें। ज़रूर साहब, ज़रूर। मैं समस्या के साथ साथ हल लेकर भी हाजिर हुआ।
जो कहना है जल्दी कहो चौधरी, किसी के सब्र का इतना लंबा इम्तिहान लेना भी ठीक नहीं होता। वजह फरमाया आपने साहब। मैले सड़े दांतों के बीच फिर से एक बीड़ी दबा ली थी काशी चौधरी ने। माचिस बॉक्स पर तीली रगड़ने का उपक्रम करता हुआ बोला, इसके लिए एक बार फिर से माफ़ी चाहूँगा। बुरी सही लेकिन आदत है ना, मजबूर हूँ, माफ़ी। प्रत्युत्तर में अडवाणी ने होठों को भींचा और मनी मन सुलगते अनिल ने सोफे पर पहलू बदला, बीड़ी सुलगाकर उसका कश लिया। आदत अनुसार मुंह से गोल गोल छल्ले उगले। तत्पश्चात कहना शुरू किया, तो साहब, कहना मैं ये चाहता हूँ कि गांव वालों को उकसाया मैंने तो शांत भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन अब गांव वालों को शांत करने में मुझे जो मशक्क़त करनी पड़ेगी उसकी कीमत कंपनी को अदा करनी पड़ेगी। तो ये इरादे हैं तुम्हारे? जी इंजीनियर साहब। आबनूसी चेहरे पर मुस्कान फैलती चली गई। ये राजनीति का पुराना हथकंडा है, लेकिन इसे आजमाने का मौका मुझे पहली बार मिला है। किंतु साहब, इसका आप ये अर्थ मत लगाना कि मैं भूत प्रेत मेरे रिश्तेदार हैं। अपने सभी बुजुर्गों के मरने पर मैं बनारस होकर आया हूँ। सबकी आत्मा की शांति के लिए 100 डुबकियाँ लगाई हैं। इसलिए दावे के साथ कहता हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार प्रेत योनि में नहीं है। कीमत क्या चाहते हो? अडवाणी के चेहरे पर एक अजीब तरह की सख्ती थी सवाल करते समय। 10 लाख मात्र। पागल हुए हो क्या? इतनी बड़ी रकम कंपनी तुमको क्यों कर देने लगी? कंपनी को करोड़ों बचाने हैं तो ये रकम मुझे अदा करनी होगी। 10 में से 5 लाख तो अपनी राजनीति चमकाने में तुरंत तुरंत खर्च कर दूंगा। गांव में इंटर कॉलेज नहीं है, सरकारी अस्पताल की इमारत जर्जर है, सही कराऊंगा, तभी गांव वालों में हीरो बनूंगा मैं। तो तुम क्या सोचते हो, क्या कभी तुम्हारी पोल नहीं खुलेगी? अनिल कोहली ने खुरदले लहजे में कहा, तुम्हारे बारे में आज ही गाँव भर में खबर फैला दूंगा कि तुम्हारी नीयत क्या है। भूल कर भी ये गलती नहीं करना कोई भी। कोबरे की भांति फुफकार उठा काशी चौधरी। जानता तो है ही कि मैं कितना खतरनाक इंसान हूँ। टावर वाले मामले में आखिरकार चलनी मेरी है। हाँ, तूने इधर उधर कुछ लगाया बुझाया तो मैं तुझे बुझा दूंगा। सांप सूंघ गया अनिल कोहली को। बिल्कुल वैसी ही अवस्था में देखने लगा तो वह काशी की धमकी के बाद। काशी चौधरी निगाहों से भाले बर्छियाँ बरसाते हुए कुछ देर तक उसी की तरफ देखता रहा। तत्पश्चात सोफे से उठा, निगाहों का डायरेक्शन बदला, अडवाणी की तरफ देखता हुआ बोला, चलता हूँ इंजीनियर साहब। अपनी कंपनी से बात करना कि उनके प्रोजेक्ट पर आगे काम कैसे शुरू हो सकता है। हो सकता है तुम्हारी कंपनी मेरी बात मान ले। यदि कंपनी मानती है तो गांव में मुझे खबर करवा दे, मैं हाजिर हो जाऊंगा। नमस्ते। कहने के साथ ही वह जैसे आया था वैसे ही वापस हो लिया। हरहमजादा। पीछे अनिल ने दांत पीसे। मान लो यदि कंपनी इसकी मांग मान भी ले। अडवाणी के बोलने का अंदाज बड़बड़ाने जैसा था। तो क्या गांव वाले इसकी बात मानकर हमें वहाँ अपना काम चालू करने देंगे? काम तो ये चौधरी का बच्चा चालू करवा देगा। गांव में तो चलती है इसकी। यानी पहुंचा हुआ खलीफा है ये काशी चौधरी। बिल्कुल सही कहा आपने सर, साला बहुत ही पहुंचा हुआ खलीफा है काशी। हुंकार भरने के साथ ही किसी सोच में डूब गया राजेंद्र अडवाणी। शाम के 4 बज रहे थे उस समय, जबकि वह टैक्सी जिसमें रीमा भारती और पपिंदर जुनेजा सवार थे, मेघवल मठिया नामक उस गांव में आकर रुकी। बीते 2 दिनों में उस गांव में बहुत सी कारों और टैक्सियों का आना जाना हो चुका था, इसलिए जहां वह टैक्सी रुकी थी उसके दोनों ओर कतारों में बने कच्चे पक्के मकानों से बाहर मौजूद लोगों ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई उस टैक्सी में। हाँ, जब रीमा भारती उस टैक्सी से नीचे उतरी तो कुछ ललचाई निगाहें ज़रूर उसके चेहरे पर अटकी थी। रीमा के बाद पपिंदर जुनेजा भी टैक्सी से उतरे। टैक्सी से सामान उतरवाया गया। पपिंदर जुनेजा ने टैक्सी का भाड़ा अदा किया और सामने वाले मकान की ओर बढ़ा, जिसके बरामदे में एक अधेड़ उम्र का शख्स खड़ा उनकी तरफ ही देख रहा था। भाई, हम परदेसी हैं। अंधेड़ के निकट पहुंचने पर पपिंदर जुनेजा ने कहा, 1-2 दिन गांव में रुकना चाहते हैं। किराया भरने पर कोई मकान मिल जाए तो। साहब, ये शहर नहीं गांव है। अंधेड़ बात तो पपिंदर जुनेजा से कर रहा था, लेकिन निगाहें उसकी रीमा भारती के शरीर पर फिसलती साफ दिख रही थी। यहाँ नहीं मिलने का कोई मकान आपको किराए पर। लेकिन भाई, सिर्फ 2 दिन के लिए ही तो चाहिए हमें, वो भी एक कमरे ही मिल जाएगा तो काम चला लेंगे। एक कमरे की भी जगह नहीं मिलने की साहब आपको इस गांव में। उसकी नज़रें वहीं थिरक रही थी। जवाब वह भूपेंद्र जुनेजा को दे रहा था, वो भी दो टूक। हाँ, गांव में एक गेस्ट हाउस ज़रूर है, लेकिन इन दिनों उसमें भी एक फैमिली रह रही है। इस बीच गांव के कुछ और भी लोग उनके नज़दीक पहुंच चुके थे। अंधेड़ का निराश कर देने वाला जवाब पा चुकने के बाद भूपेंद्र जुनेजा ने रीमा की ओर देखते हुए कहा, यह तो दिक्कत वाली बात है। इस समस्या पर तो विचार ही नहीं किया था पहले, वरना इधर का रुख ही ना करता। अरे छोड़िए भी अंकल। उन्हें चिंतित देख रीमा भारती चहकी। ये भी कोई समस्या है जो आप चिंता करने लगे? गर्मियों के दिन है, रात कहीं भी खुले आकाश के नीचे गुजार ली जाएगी। लेकिन मैं तो अभ्यस्त हूँ ऐसी सिचुएशन का। जंगल में नौकरी कर चुका हूँ, किंतु तुम्हारी वजह से। रहने दीजिए अंकल। आपने बहुत सी रातें जंगल में बिताई हैं और मैंने भी कुछ रातें मौत के गले में बाहें डालकर गुजारी हैं। सो फिकर नॉट, रात होगी तो देखा जाएगा। ऐसे कैसे देखा जाएगा?
नया स्वर सुनकर दोनों पलटे। उनकी तरफ बढ़ने वाला शख्स चेहरे से ही बेहद संजीदा लग रहा था। उम्र तकरीबन 40 के आसपास होगी उसकी। सिर पर क्रोशिये से बुनी गोल टोपी, ठुड्डी पर नफासत से कटी सजी दाढ़ी, कुल मिलाकर प्रभावशाली व्यक्तित्व था उस शख्स का। मेरा नाम नूर जामा खां है। निकट पहुंचकर उसने पपिंदर जुनेजा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। मुखिया कहलाने का फख्र हासिल मुझे इस गांव में। उसके यहाँ बड़े हाथ को अपने हाथ में लिया पपिंदर जुनेजा ने बड़ी ही नरमी से अपनी समस्या सामने रखी। खां साहब, लड़की साथ में ना होती तो। अजी साहब, ना भी होती लड़की साथ में तो क्या इस गांव में आपको सिर जुबाने की जगह ना मिलती? गांव के मेहमान हैं आप लोग। एक तो मेरा ही गरीब खाना आपके लिए खुला है। 2 दिन तो क्या, जब तक चाहे रुकिए। मेहमान नवाजी में फ़र्क दिखे तो जूते उतार लेना साहब। अजय खां साहब, क्या बात कर दी आपने? गले लगा लिया पपिंदर जुनेजा ने उसे। दिल जीत लिया है आपने हमारा। तदुपरांत नूर जमा खान ने उसी गली के 2 युवकों से उनका सामान उठवाया और पैदल सफ़र शुरू कर दिया। गांव में सबसे अच्छी कंडीशन का मकान था नूर जमा का। पक्का साफ सुथरा। मेहमानों के लिए बाहर का ही एक हॉल जैसा कमरा दिया नूर जमा ने। उस कमरे में ही अटैच बाथरूम भी खोल कर दिखाया उसने, वो भी साफ सुथरा था। अंत में, अब आप लोग कुछ देर सफ़र की थकान मिटा लें, वह संजीदगी भरे लहजे में बोला। घंटे भर बाद बेगम चाय यहीं पहुंचा जाएंगी और खाना तो इंशाअल्लाह रात में सब मिलकर ही करेंगे। ज़रूर ज़रूर खां साहब, भूपेंद्र जुनेजा ने कृतज्ञ लहजे में कहा। उसके बाद नूर जामा खां कमरे से बाहर निकल गया। पीछे रीमा ने सोफे पर ढेर होते हुए अपने लिए सिगरेट सुलगा ली। उसी शाम वह मिट्टी से बने कच्चे मकान का 8 बाई 10 का ठीक सा दिखने वाला कमरा था। कमरे में एक और ब्लैक एंड वाइट टीवी एक पुरानी सी लकड़ी की मेज़ पर रखा हुआ था और उससे कुछ ही दूरी पर पड़े एक तख्त पर दरी बिछी हुई थी। ऊपर तकिया रखा हुआ था। उस तख्त के पास लकड़ी के हत्थे वाली लकड़ी की ही कुर्सी पर अनिल कोहरी बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में विस्की से लबालब भरा गिलास था। उसमें से एक घूंट भी नहीं भरा था अभी तक उसने। बस तैयारी किया था उसने वह पैक। विस्की का घूंट भरने से पहले अनिल ने अपनी रिस्ट वॉच में समय देखा। शाम के 7:30 हुए थे। आई नहीं अभी तक वह। होटो ही होटो में बुदबुदाने के बाद उसने गिलास से एक तगड़ा घूंट भरा। विस्की कंठ से नीचे उतरी तो उसने तृप्तिपूर्ण भाव से अपने होठ चटकाए, साथ ही एक और बड़ा सा घूंट भर लिया। तभी उसे कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता दिखाई दिया। साथ ही दरवाजे के खुलते पल्ले पर एक गोरा चिट्टा हाथ भी नज़र में आया। दिल बल्लियों उछलने लगा था उसका। एक झटके से उसने गिलास खाली कर तख्त के नीचे पड़ी बैकपाइपर की बोतल के पास रख दिया। पास ही पानी से भरा जग भी रखा हुआ था। तब तक दरवाज़ा खोलकर कमरे में एक 22 वर्षीय सुंदरी कदम रख चुकी थी तो वह ग्रामीण युवती। साधारण सा पहनावा, हल्के गुलाबी रंग के सूट के साथ उसी रंग की सलवार, ऊपर हल्के गुलाबी रंग का दुपट्टा, कानों में आर्टिफिशियल बालियां जिनमें 5-6 रंग के मोती जड़े हुए थे। पहनावा साधारण होते हुए भी गजब की सुंदर लग रही थी बेशक वे गांव की, लेकिन रंगत दूध जैसी। चेहरा गुलाबी, ऐसे जैसे मक्खन में चुटकी भर सिंदूर मिला दिया गया हो। कमरे में कदम रखते ही युवती ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। दरवाज़ा बंद करके वह पलटी थी कि लपक कर वहाँ पहुँचे अनिल ने उसे बाहों में भर लिया। अरे अरे, एक मिनट। बौखलाते हुए वह इतना ही कह सकी थी कि अनिल कोयरी के होठों ने उसके होठों पर ताला जड़ दिया, वो भी बिना चाबी वाला ताला। अगले 2 मिनटों तक दोनों के होंठ यूं ही एक दूसरे से चिपके रहे। हाथ सर्पों की मादें एक दूसरे की पीठों पर रेंगते रहे। सांसों का बाजार गर्म होने लगा था कि तभी लड़की ने एकाएक ही अनिल को पीछे धकेला तथा साथ ही खुद भी छिटक कर पीछे हट गई। ये क्या? चेहरे पर सख्त नापसंदगी के भाव लिए अनिल ने सुंदरी की तरफ देखते हुए धीमे लहजे में कहा, यह क्या कांता? तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारी ये आदत पसंद नहीं, और तुम हो कि बिना मुझे गुस्सा दिलाए मानती ही नहीं। मेरे दिलबर, बड़े ही फरेबी अंदाज में मुस्कुराई कांता। थोड़ा सब्र करना सीखो। जब चलकर आई हूँ तो अपने मन मर्जी भी कर लेना, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। बाज की तरह झपट्टा मारकर फिर से अपनी बाहों में जकड़ा उसने कांता को। कानों के पास मुंह ले जाकर फुसफुसाया, ऐसे भी तो बता सकती हो तुम। कहो जो कहना है। तुम भी ना अनिल, सब्र बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारे अंदर। मुझे देखते ही ऐसे टूट पड़ते हो जैसे सदियों से भूखी बिल्ली मलाई की कटोरी देखकर उस पर टूट पड़ती है। अरे ये क्या? प्लीज़ यार। नो प्लीज़। अनिल के हाथ उसकी कमीज़ के अंदर ही अंदर उसके पत्थर जैसे सख्त वक्ष स्थल पर पहुंचकर अपनी मनमानी करने लगे थे। और ऐसे में कांता भला अपनी बात कैसे कह सकती थी, जो कि वह कहना चाहती थी। अनिल की हरकतें ही कुछ ऐसी थी कि उसके मुंह से दबी दबी सिसकारियाँ फूटने लगी थी। पलकें मुनने लगी थी उसकी। उसके बाद अनिल ने जो हरकत की थी तो उसके जवाब में कांता का हाथ अनिल के नो एंट्री जोन में चला गया। फिर अनिल ने देर नहीं की और उसे तख्त पर लंबा लिटाने में, और अगले ही मिनट में वो दोनों एक दूसरे से लिपटे एक दूसरे को परास्त करने की कोशिश में जुटे हुए थे। अंत में मैच टाई रहा। दोनों की तवज्जो कमरे के फर्श पर पड़े अपने अपने वस्त्रों पर गई। दोनों ने जल्दी जल्दी अपने अपने वस्त्र पहने। तब अपने बालों पर कंघी करते हुए अनिल ने कांता की ओर देखते हुए कहा, हाँ डार्लिंग,
अब कहो क्या कहना चाहती थी तुम? अपना सिर। बनावटी क्रोध झलका कांता के चेहरे पर। अब जब मेरा शराबी मामा पैसे लेकर मुझे कालिश काली चौधरी के काली चौधरी के काशी चौधरी के हाथ भेज देगा तब मुझसे पूछना। ये तुम क्या कह रही हो कांता? चेहरे पर अविश्वास के भाव लिया अनिल कोहरी ने अपनी महबूबा की तरफ देखा। वही जो सच है। कालिया दिन में हमारे घर आया था, मामू से कहकर गया है कि जल्दी उसके हाथ मोटा माल लगने वाला है, वो पैसे चुकता करके मेरे साथ शादी कर लेगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। गुस्से से नथने फूलने पिचकने लगे अनिल के। कहर भरे स्वर में कहता चला गया वह, नहीं होने दूंगा मैं ऐसा। तभी तो कहती हूँ भगा ले चलो मुझे। उसकी बात को बीच में ही शहीद करते हुए कांता फुसफुसाई, यही एक रास्ता है तुम्हारे पास अनिल, मुझे बचाने का, वरना तो मेरा लालची मामा और वो दबंग काशी चौधरी तुम्हारी एक नहीं चलने देंगे। चलेगी कांता, इस बार सिर्फ मेरी ही चलेगी। चट्टान जैसी कठोरता झलक रही थी अनिल कोहरी के चेहरे पर और हलक शब्द नहीं अंगारे उगल रहा था। वो कालिया 50,000 ही तो दे रहा है ना तेरे मामा को, लेकिन इस हीरे की पहचान मुझे है। 5 लाख तेरे मामा को गिन कर दूंगा तो वो कालिया को भूलकर मेरी तरफ हो जाएगा। वैसे ही शराबी बेपैंदी का लोटा है। लेकिन अनिल अनिल के चेहरे पर नजरें जमाए हुए कांता हकलाई, तुम्हारे पास 5 लाख आएंगे कहाँ से? ये मत पूछो कांता। 5 नहीं 50 लाख आने वाले हैं मेरे पास। एक दिन मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी होऊंगा, वो भी बहुत जल्दी। कांता ने उसे इस अंदाज में देखा मानो उसे शंका हो कि अनिल का भेजा अपने एहसान से सरक गया है, और ताड़ गया वो कि उसकी महबूबा के मन में क्या चल रहा है। अतः तत्काल ही उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान खेलने लगी थी। उसने लपक कर एक बार फिर से कांता को अपने बाहुपाश में जकड़ा। गुलाबी अधरों पर चुंबन जड़ने के बाद कहा, जाओ जाने मन, और मुझ पर भरोसा रखो। तुम मेरी हो, मेरी ही रहोगी। उस कालिए को तो मैं हाथ भी नहीं लगाने दूंगा तुम्हें। उससे पहले ही तेरे मामा के सामने नोटों का पहाड़ खड़ा कर दूंगा मैं। लेकिन कहा ना मुझ पर भरोसा करो, अपनी कैद से आज़ाद करते हुए विश्वास भरे लहजे में कहा अनिल ने। अब तुम जाओ। कांता ने एक बार फिर गहरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। चेहरे पर विश्वास और अविश्वास के मिले जुले भाव थे उसके, जबकि अनिल की आंखों में दृढ़ता के भाव थे। एक गहरी नज़र डालने के बाद कांता पलटी, आहिस्ता से दरवाजे की सांकल गिराई और दरवाज़ा खोलने के बाद बिल्ली जैसे दबे पाँव से कमरे से बाहर निकल गई। बाहर एक सकरी गली थी। अंधेरा हो ही चुका था तब तब तक गली में कदम रखते हुए तेज़ तेज़ कदमों से एक तरफ बढ़ने लगी। काश वो उस समय इतनी जल्दी में ना होती तो उसे अनिल कोहरी के मकान के दरवाजे के दूसरी बगल में दीवार से सटे खड़े उस शख्स के दर्शन हो जाने थे जो काफ़ी देर से दीवार से पीठ सताए अपनी इकलौती टांग पर खड़ा था। कमरे के अंदर झांक तो नहीं पाया था वह, किंतु बाहर आती सिसकारियों ने उसे सब समझा दिया था कि अंदर क्या चल रहा था। इसके अलावा उसने अनिल कोहरी और कांता के बीच हुए संवादों को भी सुना तथा अच्छी तरह से समझा था। सब सुनने समझने के बाद उसके चेहरे पर कोबरे जैसी विशैली मुस्कान कत्थक करने लगी थी। कमरे से बाहर निकलकर जब कांता एक और को काफ़ी दूर निकल गई तो वह अपनी टांग पर उछलता हुआ दीवार की टेक से परे हटा। तत्पश्चात मुंह से सीटी बजाता एक टांग पर उछलता हुआ कांता से विपरीत दिशा में आगे बढ़ता चला गया। एकाएक वह आबनूसी चेहरा क्रोध से भभकने लगा था। आंखें अंगारों के समान दहक उठी। नथुने क्रोध की अधिकता से फड़फड़ा उठे। लंगड़े का कॉलर मुट्ठी में भीजता हुआ वो कोबरे की भांति फुफकारा, देख मलंगवा, ये बात तू शराफत में कह ले तो अभय बोल देन, बाद में तोहार बात गलत निकलन पर हम तुम्हार खून कर दे ले बा। भाई ये भोजपुरी है, थोड़ी दिक्कत होगी पढ़ने में। लेकिन चौधरी, मलंग देवान भय से कांपती आवाज़ में बोला, हमके का झूठ कहल की का जरूरत बाटे। हम तो वही कहल बारे जौ इनाखन से देखिल वही इन कानन से सुनिल बाटेल। ओंकार में हाथी सी चिंगार थी। मलंग का कॉलर छोड़ उसे पीछे ढकेला तो बेचारा लंगड़ा भर भरा कर पीछे गिर गया। उठने की कतई कोई कोशिश नहीं की। सर उठाए आबनूसी चेहरे की तरफ देख रहा था, जबकि आबनूसी चेहरे वाला दांत पीसते हुए गुर्रा रहा था। हराम जादे कोयरी, अब हम तोहरे को ना छोड़े तलबा, कच्चा चबाई जाए हम तोहरे का। हमार नाम काशी चौधरी बा, काशी चौधरी। कहने के साथ ही वह जनूनी हालत में कमरे की दीवार पर घूंसे मारने लगा। रोका वह तब जब उसने मलंग को कुछ कहते सुना। उसकी अंगारों की समान दहकती आंखें लंगड़े पर आ टिकी। वो कह रहा था, चौधरी एक बात हमार पल्ले नहीं पड़ रहल बा। ई ससुरा कोयरी इतनी लंबी लंबी कैसन हाकत बाटे। कल का मंगता बोतल बाटे 5 लाख टका कंत्या के मामा को देहन के बाद करल बा। कहाँ से लाई हूँ सारा 5 लाख का पेड़ में से तोड़ के? बकत बा सार हरामी, जब माँ ढूंढा नहीं तो 500 नहीं निकलवा। वो इंजी ने ठेकेदारी का दिया ससुरा आसमान में उड़न लगले बा। हम बताई बा आसमान में बिना परन के उड़ेन का अंजाम होत बेटे। ठीक बा चौधरी, अब हम चलत बा। तुमरे को सूचना देना हमारा अपना फर्ज समझ के इधर आ गईन बा।
अब तुम जानो या वह ससुरा कोयरी जाने। जयराम जी के हाथ जोड़ने के बाद वह एक टांग पर उछलते हुए पलटा और फिर उछल कूद मचाता कमरे से बाहर निकल गया। पीछे काशी चौधरी काफ़ी देर तक अंगारों पर लौटता हुआ मनी मन कोई योजना बनाता रहा, और जब योजना बनकर तैयार हो गई तो बड़बड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। कोयरी के बच्चे, अब तोहरे नसीब में कल का सूरज देखन को नसीब न भइल। रात का खाना नूर जमा खान और उसकी बेगम के साथ ही खाया रीमा भारती और पपिंदर जुनेजा ने। खाने में शाही कबाब, तंदूरी चिकन, मटन बिरयानी व नान थे। कमी थी तो सिर्फ शराब की, लेकिन इस बाबत गांव के चौधरी ने हाथ जोड़कर मेहमानों से माफ़ी मांग ली थी। वो पाँचों वक्त की नमाज अदा करने वाला, अपने उसूलों का पक्का मुसलमान था। शराब को वो जहर बताता था। वैसे खाना बहुत ही टेस्टफुल था। खाने के बाद रीमा भारती और पपिंदर जुनेजा ने मेज़बानों से इजाज़त ली और उस कमरे में आए जहाँ उनके रुकने की व्यवस्था की गई थी। सोफ़ा पकड़ते हुए रीमा ने सिगरेट सुलगाई। छत की ओर मुँह करके धुआं उगलने के बाद कहा, अब बोलो अंकल, क्या कहते हो आप? मैं? चारपाई पर बैठे उसी की तरफ देखते पपिंदर जुनेजा ने तनिक हैरान होते हुए पूछा। मैं भला क्या कहता हूँ? हाँ, मुझे लगता है कि तुम ज़रूर कुछ कहना चाह रही हो। क्यों, ऐसे ही है ना? बिल्कुल, 16:15 आने ऐसे ही अंकल। कहने पर सिगरेट का कश लेने और उसका धुआं उगलने तक का ब्रेक लिया। तत्पश्चात आगे का रीमा ने, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि हम यहाँ क्यों आए? क्यों आए? सीधे और बेहद आसान सवाल पर भी उलझ गए पपिंदर जुनेजा। हकला उठे हुए। तुम्हें तो पता ही है कि हम यहाँ क्यों आए, फिर ये अटपटा सा सवाल किस लिए किया? सवाल मैंने आपसे जवाब पाने के लिए किया अंकल। जवाब आपको ही देना है। मैंने जवाब देना होता तो प्रश्न करके आपको बताती कि हम यहाँ क्यों आए। ललाट पर असमंजस की आड़ी तिरछी रेखाएं खींचती चली गईं। आखिर कहना क्या चाहती हो? पल्ले भी तो पड़े कुछ देर तक वे रीमा को अजीब सी नज़रों से देखते रहे। अंदाज में प्रतीक्षा भी शामिल थी, शायद रीमा ही अपनी बात आगे बढ़ाए। किंतु वह तो सिगरेट के कश लगाने में ही इतनी मग्न दिख रही थी कि उसकी समझ में उससे ज़्यादा ज़रूरी कोई काम ही नहीं बचा था उसके लिए। और जब पफिंदर जुनेजा ने देखा कि लड़की तो बरस 2 बरस तक भी मुंह खोलने के मूड में नहीं लगती, तो उन्होंने ही हथियार डाले। इस गांव में होती प्रेत लीलाओं की खबरों ने ही हमें मजबूर किया यहाँ आने को। उनकी निगाहें रीमा के चेहरे पर ही थी। चूँकि इन दिनों मैं भूत प्रेतों पर कहानी लिख रहा हूँ, इसलिए गाँव की खबरों ने मेरे अंदर दिलचस्पी जगाई कि मैं गाँव पहुँचकर गाँव वालों से अधिक जानकारी ले सकूँ भूत प्रेतों की। गाँव के बहुत से लोगों ने जीवित प्रेत व उनकी लीलाएं देखी हैं। करेक्ट अंकल। पपिंदर जुनेजा ने छोटा सा ब्रेक लिया तो रीमा शुरू हो गई। लखनऊ से आप यहाँ भूत प्रेतों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की इच्छा लेकर आए, और मैं आपके साथ क्यों आई हूँ? बताया था मैंने बताया था मैंने, याद तो हो गई आपको? खूब याद है। लेकिन लेकिन तब जो वजह तुमने बयान की थी मेरे गले नहीं उतरी थी। मुझे लगता है तुम किसी और चक्कर में हो। और कौन सा चक्कर हो सकता है भला? सिगरेट का आखिरी कश लेकर टोटे को एस्ट्रे में मसलते हुए रीमा ने अंकल की तरफ देखा। यह अंदाज़ा नहीं है, लेकिन चक्कर कोई गहरा ही लगता है। रीमा की आंखों में आंखें उलझाते हुए अंकल ने कहा, अब तुम ही बता दो चक्कर क्या है? चक्कर वही है अंकल, इस गांव में प्रेत लीला रचा रहे प्रेतों में से 2-4 पर काबू पाकर उन्हें अपना दास बनाऊंगी। और एक झटके से सोफा छोड़ा उसने। यदि ऐसा करना है मुझे तो मैदानी जंग में उतरना होगा, क्योंकि कोई भूत या प्रेत चलकर यहाँ मेरे पास आकर नहीं कहने वाला कि लो रीमा डाल लो मेरे गले में पट्टा और बना लो मुझे गुलाम। मतलब तुम? हड़बड़ा उठे पविंदर जुनेजा, मारे हड़बड़ाहट के सेंटेंस तक पूरा न कर सके वे। यस डियर अंकल, मैं तो चली भूतों के दर्शन करने। आप भी चलिए। गांव वालों से क्या पूछना, आमने सामने साक्षात्कार कीजिए। भूतों से हासिल जानकारी पर किताब लिखेंगे तो बढ़िया मार्केट बनेगी। फर्स्ट एडिशन में ही लाख प्रतियाँ बिकेंगी, वो भी उड़कर। लेकिन जब एकाएक शुष्क हो उठे अधरों पर जुबान फेरते हुए पपिंदर जुनेजा ने कहा, यहाँ गांव में सारी जानकारी मिल जानी है तो भला खतरे से दो चार होने की क्या ज़रूरत है? लगता है आप डर रहे हैं। कौन कहता है कि मैं डर रहा हूँ? मैं भला क्यों डरने लगा? सीना फुला, गर्दन अकड़ाते हुए कहा अंकल ने। नहीं डर रहे तो चलिए तमाशा घुसकर देखेंगे। चलो। झोंक में हामी भर दी थी पपिंदर जुनेजा ने, और उसके बाद दोनों बाहर निकले। रीमा ने दरवाजे पर ताला लगाया और खरंजे वाली सड़क पर एक ओर को बढ़ चले दोनों। रात के थोड़ा गहराने पर अनिल कोयरी अपने घर से बाहर निकला। बाहर कच्चा आंगन था, जो कि बमुश्किल 2 फुट ऊंची मिट्टी की ही चार दीवारी से घिरा हुआ था। एक और बिना फाटक के निकास द्वार था। अनिल कोयरी ने आंगन में खड़ी अपनी बाइक स्टार्ट की और उस पर सवार हो बाहर निकला और बाइक को गति प्रदान की। बाइक के इंजन की आवाज़ गांव के निस्तब्ध वातावरण में दूर दूर तक गूंजती चली गई। कुछ ही देर बाद अनिल कोयरी गांव से बाहर था। उसकी बाइक का रुख उसी ओर था जिधर मोबाइल कंपनी के टावर को खड़ा करने के लिए खुदाई का काम 7 दिन पहले शुरू हुआ था। खुदाई 4 दिन ही हुई थी। 5वें दिन पहले वहाँ 4 मजदूरों की लाशें मिली थी। उसके बाद वहाँ प्रेत लीला शुरू हो गई थी। तूफानी गति से मोटर बाइक दौड़ाता हुआ उधर ही बढ़ रहा था अनिल कोयरी। तभी
जबकि वह एक पेड़ के पास से होकर गुजर रहा था। उसकी पीठ पर लाठी का भीषण प्रहार हुआ। प्रहार अचानक था, वह शक्ति से भरपूर था। उसके कंठ से तेज कराहट तो निकली, साथ ही मोटर बाइक के हैंडल पर जमे हाथ भी उखड़ गए। परिणाम स्वरूप मोटरसाइकिल आगे निकल गई और उसका जिस्म सीट से उछलकर पके आम की तरह भद्द से पथरीली जमीन पर आ टपका। पल भर तक वो लगभग निर्जीव सा जमीन पर ही पड़ा रहा। तत्पश्चात थोड़ी चेतना जागी तो उसने करारते हुए उठने की चेष्टा की, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ पांव ढीले पड़ते चले गए। वह फटी फटी आंखों से उन चार लोगों को देखने लगा जो हाथों में लाठियां लिए किन्हीं प्रेतों की तरह पेड़ की ओर से निकलकर उसके सामने आ खड़े हुए थे। कौन हो तुम लोग?" आतंकित अनिल कोयरी का लहजा मोमबत्ती की लौ की तरह कांपा था। "मौत, मौत है हम तेरी।" एक के कंठ से गुर्राहट खारिज हुई। "दिख नहीं रहा क्या?" लेकिन भाई," थूक सटका अनिल ने कांपते हुए कहा, "अभी मेरा समय कहाँ आया है? गांव में 80-80 साल के बूढ़े हैं, 70 के भी हैं, 60 और 50 की उम्र वाले भी सैकड़ों हैं। फिर भरी जवानी में मेरे ही चुनाव क्यों? हराम ज्यादा मस्खरी करता है।" कमर पर लाठी मारता हुआ दूसरा गुर्राया। "सोच रहा है मजाक करने आया हम इसके साथ? बहन बयानी है ना जीजा के साथ।" आह! मैंने कहाँ मजाक किया है भाइयों? जब मैं आप लोगों को जानता नहीं पहचानता नहीं, तो फिर मुझ गरीब पर ही अत्याचार क्यों? होगा तेरे पर अत्याचार तो हो, हमारा तो धंधा यही है। देने वाले ने 20,000 खर्च किए हैं, तू तो गया अब काम से। कहने वाले ने लाठी घुमाई। लेकिन अब तक मनी मन मौत से बचने की ठान चुका अनिल कोहरी पूरी तरह चौकन्ना था। करवट बदल कर अपना स्थान तो छोड़ा ही उसने। जिस बदमाश के निकट करवट बदल पहुंचा था, उसका अमूल्य सामान पकड़कर ट्रेन की जंजीर की भांति खींच लिया। बदमाश के होठों से घुटी घुटी चीख निकली तो उसी समय स्प्रिंग लगे बबुए की तरह उठकर खड़े हुए अनिल ने उसके हाथों से लाठी भी छीन ली। उसकी पैंतरेबाजी देख बदमाश हतप्रभ थे और उस सुअवसर को कैच करने में तनिक भी तो नहीं चूका अनिल। बिजली की भांति कौंधने लगी उसकी लाठी। सक 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 लठैत चीखने लगे। बाजी पलट चुकी थी। क्षण भर पहले जहां जमीन पर अनिल कोयरी करा रहा था, वहां बदमाश पड़े करा रहे थे। हाँ तो सुअर के बच्चों। एक बदमाश की टांग पर लाठी का प्रहार करते हुए अनिल भेड़िए की मानने गुर्राया। अब बोलो, वह कौन था जिसने मुझे मारने के लिए तुम लोगों को 20,000 रुपये दिए? जवाब में उसे बदमाश की कराही सुनाई पड़ी थी। अविलंब एक लाठी उसकी कमर पर जड़ी। अनिल ने जवाब देगा मेरे सवाल का तो ठीक, वरना हड्डी पसली तोड़कर रख दूंगा हरामियों। कहने के साथ ही फिर से हवा में उठाई गई लाठी। लेकिन तभी चीख उठा बदमाश, रुको बताता हूँ।" "जल्दी बोल।" सर पर शैतान सवार था अनिल के। नाम नहीं जानता मैं उस बंदे का, लेकिन था वो उल्टे तवे जैसी रंगत वाला। मुंह पर चेचक के दाग भी थे उस हरामी के। हाँ।" तब तो साला वो हरामी काशी चौधरी। बाकी के शब्दों की जगह उसके मुंह से निकली जोरदार चीख। हुआ ये कि उसका ध्यान एक बदमाश पर था। बाकी तीन की उपस्थिति को भुला बैठने की भूल उसे भारी पड़ी। पीछे से खोपड़ी पर एक लाठी पड़ी तो जहन अंतरिक्ष में ग्रहों के साथ साथ चक्कर लगाने लगा था। लाठी हाथ से छूट चुकी थी। इसी के साथ बाजी एक बार फिर बदमाशों के हाथ में थी। और तभी उन चारों में से एक चीखा, "खत्म कर दो साले को, वो भी तुरंत!" लाठियों पर लाठियां पड़ने लगी अनिल के जिस्म पर। पहले ही खोपड़ी वाले प्रहार के साथ ही चेतना खो बैठा था वह, इसलिए चीख भी नहीं निकल रही थी उसके मुंह से। और बदमाश थे कि पूरी ईमानदारी से 20,000 कमाने की सोचे हुए थे। धाड़ धाड़ रुई की तरह धुनने में जुटे हुए थे वे। तभी हाई बीम टॉर्च के प्रकाश में ना उठे वे। हाथ जहाँ के तहाँ फ्रीज हो गए। नजरें उधर घुमाई, ज्यादा से प्रकाश आ रहा था तो रोशनी इतनी तीव्र थी कि आंखें चुंधिया उठी उनकी। कौन है उधर?" गुर्राने जैसे लहजे में पूछा एक गुंडे ने। "आंखों से टॉर्च हटाओ।" "धीरज रखो प्यारे।" जवाब में संगीत में स्वर सुनने को मिला उन बदमाशों को। "अभी तुम्हारे कष्ट दूर किए देती हूँ सारे।" भूपेंद्र जुनेजा के साथ बहुत ही इत्मीनान से चहलकदमी सी करती हुई उनके निकट पहुंची रीमा भारती। हाई बीम टॉर्च का रुख जमीन पर किया तो बदमाशों के चेहरे पर उसे देखकर ठीक वैसे ही आश्चर्य के भाव प्रकट हुए जैसे उनके सामने रीमा नहीं, मिश्र का पिरामिड आ पहुंचा हो। अभी वो एक टक रीमा भारती की ओर देख ही रहे थे कि रीमा भारती ने नीचे बेहोश पड़े अनिल कोयरी की तरफ इशारा करते हुए पूछा, "क्यों मार रहे हो तुम लोग इसे? देखने में बंदा तो शरीफ लग रहा है।" "शरीफ ही है ये, तभी तो मार रहे थे मैं से।" चारों में से एक चेहरे पर विष भरी मुस्कान सजाते हुए कह उठा, "बदमाश होता तो बिरादरी भाई होता, और भाई को भाई मारे इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं होता। हैं। गलत कहा मैंने? नहीं प्यारे, तुमने जो कहा 16.25 आने सच कहा। पर सवाल तो यहाँ आकर अटकता है कि बेवजह तो कोई किसी को नहीं मारता, फिर तुम लोग यहाँ पाप क्यों कमा रहे हो?" "पाप नहीं हसीना।" इस बार दूसरे बदमाश की बाड़ी मुखर हुई। 20,000 कमा रहे थे हम। बस तुम थोड़ा पीछे हट जाओ, चार और लाठी पटक लेने दो इसके शरीर पर। हम चारों 5-5 हज़ार के मालिक होंगे, उसके बाद तुम्हारा तवारुफ करेंगे। हाँ तब तक। ये तीसरा था जो भूपेंद्र जुनेजा को घूरता हुआ रीमा से कह रहा था, "ये अपने बड़ऊ साथी को चाहो तो वापस घर भेज दो।" तीसरा चुप भी नहीं हुआ था कि चौथे ने चोंच खोली, "हाँ सुंदरी, आज हम बिल्लों की तकदीर में चीका टूट ही गया है तो मलाई का एक कतरा नहीं बचने का।" "हराम के जने!" हलक से अंगारे उगलते जुनेजा आगे बढ़े। "अभी तुझे समझाता हूँ कि तू कितने पानी में है। मलाई से पहले ये मेरे घूंसे का मजा ले ले।"
कहने के साथ ही जड़ दिया और चौथे वाले की थूतन पर। प्रहार शक्तिशाली था, इसलिए बदमाश के अलग से निकलने वाली चीख भी बुलंदी थी, और यह देखकर बाकी के तीनों बदमाशों ने प्रहार करने वाले अंदाज में अपनी अपनी लाठियों को सिर के ऊपर उठाया। साथ ही एक चीखा, समेट दो इस बड़ऊ को। लाठियां हवा में थीं, बस नीचे आनी थी, और पपिंदर जुनेजा की जीवन ज्योति ऊपर वाले के दरबार में जा जलनी थी। लेकिन ऐसा तब तक तो संभव नहीं था जब तक कि रीमा वहाँ मौजूद थी। फिर उन बदमाशों की लाठियों के नीचे आने से पहले ही रीमा भारती एक्शन में आ चुकी थी। उसका करिश्मा नंबर 1। टांग घूमी तो तीनों बदमाशों की लाठियां उनके हाथ से छूट परिंदों की तरह हवा में परवास करती दिखी। 2 नंबर के करिश्मे में एक राउंड लगाने के बाद रीमा की उसी टांग ने धाड़ धाड़ करके उन चारों बदमाशों को पीछे उलटकर जमीन पर गिरा दिया। करिश्मा नंबर 3 में उनकी लाठियां ऊपर से वापस आईं और आश्चर्य की अधिकता में खुले उनके मुंह में घुसकर खड़ी हो गईं। क्यों अंकल? रीमा ने पपिंदर जुनेजा की ओर देखते हुए कहा। चीन के एक कुंफू मास्टर ने से 3 महीने लगाकर 50,000 खर्च करने के बाद अभी हाल में ही मैंने ये एक्शन सीखा है। आपकी क्या राय है? मैंने पैसे या समय की बर्बादी की है या ये एक्शन सीख कर सही किया है? वाह रीमा, क्या धांसू एक्शन था, जैसे बिजली कड़की हो। वाकई चमत्कार से दिख रहे थे पपिंदर जुनेजा। तुमने जो 50,000 खर्च किए हैं उनमें 25 मुझसे ले लेना, लेकिन पहले इन चारों को एक बार खड़ा करके एक्शन रिप्ले होना चाहिए। बिल्कुल होगा अंकल, आप कहेंगे तो री के बाद भी रिप्ले होगा, पर इन चारों को उठकर खड़ा करने में मदद आपको ही करनी होगी। देखता हूँ मैं। वैसे ढेर तो ऐसे हुए पड़े हैं जैसा बड़ा सुकून मिल रहा है यहाँ लेट कर। उठो भाइयों, जल्दी करो, यह दृश्य दोहराया जाएगा। एक एक के मुंह में खड़ी लाठी को पकड़ पकड़ कर बाहर खींचना शुरू किया पपिंदर जुनेजा ने। रीमा ने अनिल कोयरी पर झुकते हुए उसकी नब्ज टटोली। नब्ज को चलते पाया तो रात भरी सांस ली। सीधी होकर वह पलटी। उसी समय वे चारों बदमाश उठकर एक दिशा में भाग खड़े हुए। पीछे से पपिंदर जुनेजा ने आवाज़ लगाई, अरे रुको, भागते कहाँ हो? मुझे कुंफू देखनी है। लेकिन बदमाशों ने पीछे मुड़कर देखने की भी ज़रूरत नहीं समझी। छोड़िए अंकल, रीमा ने उसके पास पहुंचते हुए कहा। कल इसी कुंफू आर्ट का प्रदर्शन मैं भूत प्रेतों पर भी करूंगी, तब देख लेना। कल क्यों? आज क्यों नहीं? हम तो अभी उधर ही चल रहे हैं ना। नहीं अंकल, अब वापसी करनी होगी हमें। लेकिन वो घायल युवक इसी गांव का लगता है, सिर पर चोट लगी है, खून लगातार बह रहा है। इंसानियत के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इसकी जान बचाने की कोशिश करें हम। ओह, सही कह रही हो तुम। उस युवक को तो मैं भूल ही बैठा था। चलो मैं उठाता हूँ इसे। तत्पश्चात पपिंदर जुनेजा ने उसे अपने कंधे पर लादा और फिर वह और रीमा वापस मेघबल मठिया की ओर लौट पड़े।